अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बाय डायाफ्राम सेल। कल बच्चों हमने डिस्कस किया था डॉन सेल को, जिसमें हमने कमर्शियल प्रिपरेशन स्टडी की थी सोडियम मेटल की। आज हम कमर्शियल प्रिपरेशन स्टडी कर रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की। सोडियम हाइड्रोक्साइड को लार्ज स्केल पे हम किस अमल से कलेक्ट कर सकते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस के अमल से। और इसके लिए जो हमें इलेक्ट्रोलाइट लेना पड़ता है वो एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट है। और हम इसको लेते किस में, किस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में है? डायाफ्राम सेल में। देखें, कल के टॉपिक को आज के टॉपिक से अगर आप कंपेयर करें तो कल हमारा जो इलेक्ट्रोसिस के लिए हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया था वो एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट नहीं था। वो हमारे पास मोल्टन फॉर्म या फ्यूज्ड फॉर्म थी NaCl की। मैंने बताया था कि सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट 801 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो कि रिड्यूस होकर 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ जाता है कैल्शियम क्लोराइड के एडिशन से। सबसे पहले हम इस सेल की कंस्ट्रक्शन स्टडी करेंगे। ये सेल जो होता है वो स्टील टैंक का बना हुआ होता है। ये स्टील टैंक आपको ये नज़र आ रहा है, ये जो बाहर है। फिर क्या है कि एक ओब्लोंग स्टील, परफोरेटेड स्टील वेसल। परफोरेशंस क्या होते हैं? जिसमें छोटे छोटे से सुराख हों, छोटे छोटे से गैप्स हों। एक ओब्लोंग मीन्स सॉरी ओवल शेप्ड होती है शेप में, और ये परफोरेटेड स्टील की ही वेसल बनी हुई होती है। आउटर बॉडी भी स्टील है और अंदर एक और ओब्लोंग परफोरेटेड स्टील वेसल मौजूद होती है, जिसके अंदर किस चीज़ की लाइनिंग मौजूद होती है? एस्बेस्टोस डायाफ्राम की। किसकी? एस्बेस्टोस डायाफ्राम की, जो कि कैथोड के तौर पर एक्ट करती है। एस्बेस्टोस एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो मेम्ब्रेन के तौर पर, ये डायाफ्राम के तौर पर एक्ट करता है और मूवमेंट अलाउ करता है आइंस की फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब हम ये देखते हैं डायग्राम में, ये कैथोड या ओब्लोंग स्टील वेसल कहाँ मौजूद है। ये देखिए डायग्राम में, ये अंदर वाला ये पोर्शन है, ये ओब्लोंग सा, ये जिसके अंदर ये वाला पोर्शन जो यू शेप से, ये परफोरेटेड आपको नज़र आ रहा है। ये कैथोड के तौर पर एक्ट करता है, ये वाला परफोरेटेड पोर्शन। और इसके अंदर वाली तरफ किस चीज़ की लाइनिंग मौजूद होती है? परफोरेशंस के अंदर वाली तरफ पे एस्बेस्टोस की लाइनिंग मौजूद होती है। एस्बेस्टोस डायाफ्राम जो मूवमेंट अलाउ करते हैं आइंस की फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर। कैथोड के ऊपर कौन सा चार्ज होता है जब वो वर्क करता है? नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोड होता है। ये यू शेप परफोरेटेड वॉल एक्ट एज कैथोड। ये जो अंदर वाली ओब्लोंग स्टील वेसल है उसका जो ये यू शेप पोर्शन है, ये कैथोड के तौर पर एक्ट करता है, परफोरेटेड होता है। और इस परफोरेटेड पोर्शन के अंदर वाली साइड पर एस्बेस्टोस की लाइनिंग होती है, जो कि मूवमेंट ऑफ आयंस अलाउ करती है फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। इसके अंदर एक कांस्टेंट लेवल डिवाइस भी होता है सेल के अंदर, टू कीप द वेसल फिल टू द स्पेसिफाइड लेवल विद ब्राइन। ब्राइन मैं पहले भी बता चुकी हूँ, एक्वस कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ NaCl को ब्राइन भी कहा जाता है। ये इलेक्ट्रोलाइट जो होता है, ये जब फिल किया जाता है तो उसमें जो कांस्टेंट लेवल डिवाइस लगा होता है इस सेल के अंदर, उसका काम क्या होता है कि उसको जो है वो एक फिक्स लेवल के ऊपर मेंटेन रखना। जाहिर बात है, जब इलेक्ट्रोसिस हो रही होती है, ब्राइन कंज्यूम हो रहा होता है, तो ये उस लेवल को ड्रॉप नहीं होने देता। ये ब्राइन सोल्यूशन कहाँ पे मौजूद है? ये जो यू शेप ओब्लोंग स्टील वेसल है उसी के अंदर मौजूद है। ये जो ब्लू कलर में फिलिंग आपको दिखाई गई है, ये ब्राइन सोल्यूशन की दिखाई हुई है। ये इसके लेवल को हमेशा एक स्पेसिफिक इस पे वैल्यू पे मेंटेन रखता है, इससे ड्रॉप नहीं करने देता। और इसके अंदर ये जो रॉड आपको नज़र आ रहा है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये एनोड है जो कि इस ब्राइन सोल्यूशन के अंदर डिप हुआ होता है। A graphite anode is held within the U-shaped diaphragm and it projects into the salt solution. ये जो ग्रेफाइट एनोड है ये यू शेप डायाफ्राम के अंदर होता है और ये किस में डिप हुआ होता है? सॉल्ट सोल्यूशन के अंदर, जिसको हम ब्राइन सोल्यूशन भी कहते हैं। स्टीम इस सेल की वर्किंग के दौरान कॉन्टिन्यूसली ब्लो की जाती है ताकि एक तो इलेक्ट्रोलाइट वार्म रहे और जो परफोरेशंस हैं यू शेप्ड कैथोड की वो बिल्कुल क्लियर रहे। जब ये सेल वर्क करता है तो एनोड के ऊपर क्लोरीन गैस रिलीज होती है। ये एनोड है और एनोड के ऊपर जो क्लोरीन गैस रिलीज होती है, ये डोम ऊपर बना हुआ है, इससे यू शेप परफोरेटेड ट्यूब के ऊपर डोम बना हुआ है, इससे बाहर एस्केप होती जाती है इन आउटलेट्स पाइप के जरिए। और ये जो है ये यू शेप वॉल कैथोड के तौर पर या नेगेटिव इलेक्ट्रोड के तौर पर एक्ट करती है। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो हाइड्रोजन गैस होता है, ये बाहर एस्केप करता रहता है। तीसरा NaOH कास्टिक सोडा बनता है, ये यहाँ से परकुलेट करके नीचे कैच बेसन में आता है।
अभी मैंने बात की कि एनोड का जो प्रोडक्ट है वो क्लोरीन है, वो एनोड पर रिलीज़ होती है और वो राइज करती है डोम की तरफ टॉप पर, और इसी तरह हाइड्रोजन गैस कैथोड पर बनती है, वो भी बाहर आउटलेट्स, आउटर टैंक में जो आउटलेट्स पाइप है उसके ज़रिए बाहर रिमूव कर ली जाती है। तीसरा प्रोडक्ट जो है इसका वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जिसकी मैन्युफैक्चर हम स्टडी कर रहे हैं, वो स्लोली नीचे वाले कैच बेसन के अंदर आता रहता है। ये डायग्राम में आप कैच बेसन देख सकते हैं। तीसरा प्रोडक्ट जो कलेक्ट हो रहा है वो यहाँ पे, यानी इसके तीन प्रोडक्ट्स हो गए, एक ऑक्सीजन सॉरी एक क्लोरीन गैस जो एनोड पर रिलीज़ हो रही है, दूसरी हाइड्रोजन गैस जो आउटर टैंक में मौजूद आउटलेट्स के ज़रिए कैथोड पर बनने के बाद बाहर आ रही है, और तीसरा कैच बेसन में NaOH कलेक्ट हो रहा है। जब इलेक्ट्रोसिस हो रही होती है और सेल वर्क कर रहा होता है तो एनोड और कैथोड पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन हो रही होती है। तो जो दो मोस्ट क्लोराइड आयन के होंगे ये एनाइंस हैं, ये एनोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे और ऑक्सीडेशन रिएक्शन देंगे। ऑक्सीडेशन कहते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को। दो मोस्ट क्लोराइड आयन के दो मोज इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद 1 मोल क्लोरीन गैस का डिस्चार्ज करेंगे, तो ये रिएक्शन है एनोड का ऑक्सीडेशन रिएक्शन। उसके बाद कैथोड पर हाइड्रोजन गैस कैसे प्रोड्यूस हो रही है, वाटर की रिडक्शन से। अब याद रखें कल हमने कैथोड पर सोडियम आयन की रिडक्शन पढ़ी थी, क्योंकि कल हमारे पास मोल्टन फॉर्म थी NaCl की, उसमें वाटर कोई नहीं था, सिर्फ दो ही आयन्स थे, एक सोडियम आयन और एक क्लोराइड आयन। एक तरफ क्लोराइड आयन एनोड पर जाकर ऑक्सीडाइज हो जाता है और सोडियम आयन रिड्यूस हो जाता है। लेकिन आज हम जो ब्राइन सोल्यूशन पढ़ रहे हैं उसमें डिफरेंट बात यह है कि उसमें सोडियम आयन और क्लोराइड आयन के साथ वाटर भी मौजूद है। सोडियम आयन के मुकाबले में वाटर के हाइड्रोजन आयन का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है। तो कैथोड पर सोडियम आयन अनचेंज ऐसे ही मौजूद रहेंगे और वो नीचे कैच बेसन में आ जाएंगे सोडियम आयन, जो कि NaOH की फॉर्म में बाद में कलेक्ट होते हैं। लेकिन रिड्यूस होने वाला सब्सटेंस क्या होता है, वाटर और उसका मौजूद हाइड्रोजन है। तो जब दो मोज वाटर के दो मोज इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस होंगे तो हाइड्रोजन आयन आफ्टर रिडक्शन हाइड्रोजन गैस में चेंज हो जाएगा और हाइड्रोक्सिल आयन इसी तरह अनचेंज नीचे कैच बेसन में आ जाएंगे। 2 मोज वाटर के कैथोड पर आकर रिड्यूस हो रहे हैं। यहाँ पर मैं फिर आपको बता दूँ कि जो डॉन सेल है वहाँ पर सोडियम आयन की रिडक्शन होती है, लेकिन यहाँ पर वाटर भी मौजूद है और उसका रिडक्शन पोटेंशियल सोडियम आयन के मुकाबले में ज़्यादा है। तो वाटर के हाइड्रोजन आयन 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस में चेंज हो जाएंगे और हाइड्रोक्सिल आयन अनचेंज डिस्चार्ज हुए बगैर नीचे कैच बेसन में आ जाएंगे। तो ये आपने बहुत गौर से आज याद रखना है, याद भी करना है इसको कि कैथोड का रिएक्शन कल वाले लेक्चर से मुख्तलिफ है। अगर इस सेल में डायाफ्राम ना यूज़ हुई होती, कांस्टेंट लेवल डिवाइस ना यूज़ हुआ होता, तो हम दो प्रॉब्लम फेस कर सकते थे। जाहिर है इस सेल में डायाफ्राम नाम है इस सेल का, डायाफ्राम सेल, उसका भी एक ख़ास पर्पज़ है और इसमें कांस्टेंट लेवल डिवाइस लगा हुआ है, उसका भी एक ख़ास पर्पज़ है। अगर ये दोनों चीज़ें ना होती तो हम इस सेल की वर्किंग के दौरान दो प्रॉब्लम फेस कर सकते थे। नंबर 1, क्लोरीन जो कि एनोड पे प्रोड्यूस हो रही है वो वाटर की रिडक्शन के बाद जो हाइड्रोक्साइड आयन बनते हैं उनके साथ रिएक्ट कर जाती है। वाटर की रिडक्शन से जो हाइड्रोक्साइड आयन बनते हैं क्लोरीन उनके साथ रिएक्ट कर जाती और क्या बन जाती, हाइपोक्लोराइट आयन। इसकी वजह से हमारे पास देखें ना तो कास्टिक सोडा आना था और ना क्लोरीन गैस, क्योंकि देखें हाइड्रोक्साइड आयन किस में कंज्यूम हो जाते हैं, क्लोरीन के साथ रिएक्शन में, और वो कन्वर्ट हो जाते हैं हाइपोक्लोराइट आयन में। लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि डायाफ्राम यूज़ करते हैं। एक दफ़ा वाटर की रिडक्शन से जो हाइड्रोक्साइड आयन बन जाते हैं वो मेम्ब्रेन को क्रॉस करके दूसरी तरफ डायाफ्राम को क्रॉस करके क्लोरीन की तरफ नहीं आने देती डायाफ्राम उसको। तो ये डायाफ्राम का एक बहुत बड़ा फंक्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड को कलेक्ट करने में कि हाइड्रोक्साइड आयन ही कंज्यूम हो जाते अगर क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करके, तो हमारे पास कास्टिक सोडा बिल्कुल भी ऑब्टेन ना होता। तो यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है डायाफ्राम का कि वो हाइड्रोक्साइड आयन जो कैथोडिक कंपार्टमेंट में वाटर की रिडक्शन से बन जाते हैं एक बार, उनको मेम्ब्रेन के क्रॉस करने के बाद एनोड के प्रोडक्ट क्लोरीन गैस के साथ उसका यूनियन या कॉन्टैक्ट जो है वो रोक देती है। नंबर 2, हाइड्रोक्साइड आयन जो हैं वो कैथोड के कंपार्टमेंट में बनते हैं। अगर बीच में ये कांस्टेंट लेवल डिवाइस ना होता तो हाइड्रोक्साइड आयन इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके दोबारा एनोड की तरफ चले जाते हैं और वो डिस्चार्ज हो जाते ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में, और इस तरह से क्या नुकसान होना था, क्लोरीन गैस इम्प्योर हो जाना थी। लेकिन कांस्टेंट लेवल डिवाइस हाइड्रोक्साइड आयन के फ्लो को नीचे की तरफ ही मेंटेन रखता है, उसको वापस ऊपर नहीं जाने देता, क्योंकि वो मूवमेंट ऑफ आयन को, जो डायाफ्राम है वो मूवमेंट ऑफ आयन मेंटेन करती है फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर टू लोअर। तो ब्राइन का जब लेवल ऊपर हाई होगा, वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी, तो वो हाइड्रोक्साइड आयन के फ्लो को नीचे की डायरेक्शन में ही मेंटेन रखेगा कैच बेसिन की तरफ, वापस ऊपर नहीं आने देगा। तो दोनों प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या है कि फर्स्ट प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय यूजिंग एस्बेस्टस डायाफ्राम,
दिस कीप्स द टू सोल्यूशन सेपरेट बाय अलाउइंग ओनली सोडियम आयन टू मूव टुवर्ड्स द कैथोड। ठीक है। और जो दूसरा प्रॉब्लम है